हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ है छठा जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, जनन वह प्रक्रम है जो जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जनन में जीवों का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अंडाणु है और यहाँ पर शुक्राणु आते हैं, तो एक शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो इस चित्र को आप नोट कर लीजिए और बना लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए पाठ को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर में ही होता है। तो यहाँ पर पहला राइट होगा। अगला है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। तो वह प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो यहाँ पर हम कायांतरण पर सही राइट लगाएंगे, दूसरा उत्तर सही होगा। तीसरा है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में दो पाए जाते हैं, यहाँ पर 2 सही उत्तर होगा। तीसरा है, सत्य सत्य लगाइए। तो यहाँ पर क है, अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये कथन असत्य है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये कथन सत्य है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, ये कथन भी सत्य है। ग है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है, युग्म कहलाती है, ये कथन सत्य है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, ये कथन भी सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये कथन असत्य है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक होता है, ये कथन असत्य है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये कथन सत्य है। अगला है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये कथन सत्य है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये कथन असत्य है। 5वां प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। तो पहला है, युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, यह एक एकल कोशिका है। दूसरा है, गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, यह बहुकोशिका है। फिर तीसरा है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ होती हैं। सबसे पहले है मुकुलन। तो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाली उधर से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार का जनन सीमित होते हैं को मुकुलन कहते हैं। तो इस प्रकार को हम मुकुलन कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये चित्र है हाइड्रा का और यहाँ पर एक मुकुल विकसित हो रहा है और ये ही मुकुल धीरे धीरे अलग होकर नया हाइड्रा बनाता है। अगला है द्विविखंडन। अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 जीव बन जाते हैं, यानी कि 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विविखंडन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये द्विविखंडन की प्रक्रिया है। सबसे पहले ये अमीबा है। अमीबा में धीरे धीरे ये जो केंद्रक है 2 भागों में बढ़ जाता है, केंद्रक विभाजित होता है
और तो ये दोनों केंद्रक फिर अलग अलग हो जाते हैं और उनके चारों ओर एक प्रकार का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दो नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया द्विविखंडन कहलाती है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गर्भाशय। 8वां प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार ये कायांतरण की प्रक्रिया है, मेंढक का जीवन चक्र है। यहाँ पर मेंढक अंडे देता है, आरंभिक टेडपोल ऐसा दिखाई देता है और बाद में ये टेडपोल इस प्रकार विकसित होकर नया मेंढक बनाता है। 9वां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो यहाँ पर सारणी के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले ये आंतरिक और ये बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, नाम से ही पता चलता है। और बाह्य निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर से बाहर होता है, तो इसे बाह्य संलयन कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। दूसरा है, मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन होता है जैसे मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन ही होता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।